प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक तक हम लोगों ने क्लाइमेट के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और क्लाइमेट का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में भी बतलाया था, हमारी जो रेगिस्तान की क्लाइमेटिक कंडीशंस है प्लस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइमेट को हम कहीं भी अपने से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम हमारा प्राणियों का वातावरण के साथ संबंध क्या है उससे अध्ययन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम के दो पार्ट हुए, ऑर्गेनिजम्स प्लस हमारा इन्वायरमेंट। और उस इन्वायरमेंट के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है। और उस इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जिसमें हमने रेनफॉल से लेकर लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा, सभी फैक्टर्स के बारे में बहुत ही डिटेल्स में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और लास्ट में जाकर कंक्लूजन में भी हम लोगों ने बहुत से पॉइंट्स में डिस्कशन किया था और एक बात हमारे सामने निकल कर आई थी कि हम दुनिया के उस भूभाग पर रह रहे हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही विपरीत होती है, जहाँ पर बरसात की अनिश्चितता होती है। तो हमारा जो मौसम विभाग है उसको हमारे मॉनसून की जो भविष्यवाणी होती है अलग से करनी चाहिए। जोन वाइज भविष्यवाणी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे खेती करने वाले, हमारे जो ग्राउंड लेवल पर जो पर्सन्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बना के चलेंगे कि हमारे एरिया में कितनी बरसात होगी। अगर बरसात सफिशिएंट हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग वो खेती करेंगे, अन्यथा वो दूसरे काम करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि जो पॉलिसी मेकर्स है उनमें जो लेमैन है, जो ग्राउंड मैन है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि भागीदारी है उसकी सुनिश्चित हो, ताकि मोर इफेक्टिवली जो पॉलिसीज़ है उसको हम बनाया जा सके। तो क्लाइमेट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी लेवल पर आप उसको छोड़ नहीं सकते। आज हम दूसरा टॉपिक लेकर आ रहे हैं और दूसरा टॉपिक है वो पानी से संबंधित है। हालांकि रेनफॉल में हम लोगों ने पानी के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हमने एक जनरल जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में अध्ययन किया था। यहाँ पर हम पानी को प्लांट के साथ विशेष रूप से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आगे वाला जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट के बाद में, वो है आपका वाटर इकोनॉमी के बारे में। यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, पानी और इकोनॉमी। वाटर इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब किफ़ायत, किस प्रकार से हम उसको यूज करें। हम लोग से मतलब चूंकि हम बोटनी का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर प्लांट के सेंस में बात होगी। जो अवेलेबल वाटर है उसको प्लांट किस रूप में यूज कर रहा है, किस इकोनॉमी के साथ में यूज कर रहा है, ये उसके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा। अक्सर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी हमारी 50 पैसे है, हमारी जेब में 50 पैसे है, क्या हम 1 रुपया खर्च कर पाएंगे? अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा जो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए जो अवेलेबल वाटर है उसको किस तरह से प्लांट यूटिलाइज कर रहा है ये उसके खुद की स्ट्रेटजीज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो किफ़ायती अगर उसको यूज करेगा तो उसका सर्वाइवल है वो ज़्यादा समय तक होगा, और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा यूज करेगा तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैसे कम यूज कर पाएगा? उसके लिए उसको अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाने होगा, लीव्स को छोटी छोटी करना पड़ेगा, स्पाइंस में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, स्टेम को फोटोसिंथेसिस का काम करना पड़ सकता है। अगर जिन प्लांट्स में लीव्स बड़ी बड़ी होगी, ज़्यादा पानी ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और बहुत जल्दी जो मिट्टी से पानी उसके अंदर प्लांट में आया था वो बहुत जल्दी है वो ख़त्म हो जाएगा और प्लांट है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये वाटर इकोनॉमी है और प्लांट की खुद की स्ट्रेटजीज के ऊपर, उसकी खुद की युक्तियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से पानी को यूज करता है। मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप देखिए पानी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। हमें बहुत अच्छे से मालूम है जो हमारी लाइफ का जो विकसित हुई है वो पानी के पास में हुई है। जितनी भी सभ्यताएं दुनिया में विकसित हुई है वो नदी और समुद्र के किनारों यानी पानी के पास में डेवलप हुई है। हम अपनी बात करें
हमारी कोशिकाओं के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेस होती है, वो सारी की सारी पानी की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें 85 से लेकर 90% तक है वो पानी होता है। रेगिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी की कमी है, इसलिए एक डोमिनेंट फैक्टर के रूप में रेगिस्तान में ये फैक्टर है वो काम करता है, जो कि वनस्पति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले करता है। जैसा कि हमने क्लाइमेट वाले टॉपिक में पढ़ा था, हमारे रेगिस्तान के अंदर जो बरसात होती है, जो प्रेसिपिटेशंस होती है, वो बहुत ही अनिश्चितता लिए हुए होती है, छितरी हुई होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो किफ़ायती रूप से पानी को यूज करें, और यहाँ पर जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि सूर्य देवता हर वक्त चमकते ही रहते हैं। आसमान में बादल नहीं होने के कारण से सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट हमारे पास में आती है और बहुत जल्दी पानी उड़कर चला जाता है, जो कि प्लांट के लाइफ साइकिल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है। अब ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके सहारे प्लांट अपने आप को बचा के रखे, अपने आप को सरवाइव करके रखे? जिस पर्टिकुलर वातावरण में वो ग्रो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको अपने आप को ढालना पड़ेगा। ढालने का मतलब ये हुआ उसको अपने अंदर अडेप्टेशंस डेवलप करने पड़ेंगे, और ऐसे अडेप्टेशंस डेवलप करने पड़ेंगे जिसके सहारे से कम पानी यूज करे, और कम से कम पानी अगर यूज करेगा तो निश्चित रूप से उसका सर्वाइवल है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा समय तक वो सर्वाइव कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है। फिर वही बात, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हमें आमदनी 1 रुपया करना पड़ेगा और खर्चा 50 पैसे करने पड़ेगा, तब जाकर हमारा सर्वाइव होगा, अन्यथा हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब कमाई हो रही है, जो इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन हो रहा है वो पानी उड़ के जा रहा है, वो खर्चा हो रहा है हमारा। तो कमाई कम और खर्चा ज़्यादा होगा तो सर्वाइवल कैसे होगा? ठीक वही बात आपको यहाँ पर लागू करनी पड़ेगी, तब जाकर सर्वाइवल है वो पॉसिबल हो पाएगा। जैसा कि अभी हमने बात की, रेगिस्तान के अंदर पानी है वो बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बरसात कम होती है, और उसी के आधार पे अलग अलग जगह का निर्धारण है वो होता है। जहाँ पर 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक बरसात एक साल में होती है वहाँ पर रेगिस्तान ही बनता है। जहाँ पर 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक बरसात होती है वहाँ ग्रासलैंड यानी चारागाह बनते हैं। जहाँ पर 75 टू 125 सेंटीमीटर बरसात होती है वहाँ ड्राई फॉरेस्ट होते हैं, और जहाँ पर 125 सेंटीमीटर बरसात पर ईयर होती है वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ ड्राई फॉरेस्ट है वो सही नहीं लिखा हुआ है, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वन है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरह से बरसात के आधार पर वनस्पति का निर्धारण है वो वहाँ पर होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर जो हवा चलती है लू के रूप में चलती है, जो बहुत जल्दी मॉइस्चर को, नमी को उड़ा के ले जाती है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है हमारे यहाँ पर। बहुत ही आसानी से इस बात को समझा जा सकता है। मई और जून में जब हम यहाँ पर सरवाइव करते हैं तो कितना हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हम लोगों के लिए हो जाती है। हम लोग घरों के अंदर कमरों में बंद हो जाते हैं, लेकिन जो साथ ही जो एनिमल्स हैं वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं और रात के समय में एक्टिव होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो क्या चलकर कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। उन प्लांट्स को वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, और जो सिचुएशंस आई है उस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। हम अपने घरों में दुबक जाते हैं, एनिमल्स हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और रात के समय में एक्टिव होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को बेचारों को वही खड़ा रहना पड़ता है, वो चलकर किसी रूम के अंदर या किसी घर में नहीं जा सकते हैं। तो जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस कंडीशन में उसको अपने आप को सर्वाइव करना पड़ता है, और अपने अंदर अडेप्टेशंस लाकर इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और जो वाटर और सॉइल का जो रिलेशंस है उसके वो मिट्टी की बनावट के ऊपर डिपेंड करता है, और यही उस पर्टिकुलर जगह की जो प्लांट कवर है उसका निर्धारण है वो होता है। कौन सी मिट्टी कितना पानी रोक कर रख पाती है उसको भी हमें एक बार देखना पड़ेगा। सैंडी सॉइल केवल 10 से 15% पानी को ही रोक पाती है, और जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं रेगिस्तान में वहाँ पर सैंडी सॉइल ही पाई जाती है।
और जो क्ले सोइल होती है, जिसको कि हम चिकनी मिट्टी के नाम से जानते हैं, वो 50 से 70% पानी को रोक सकती है। और जो ह्यूमस सोइल, जिस मिट्टी में ह्यूमस पाई जाती है, वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा 100 से 200% पानी को भी रोक कर रख सकती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर सैंडी सोइल है, और सैंडी सोइल होने के कारण से पानी का जो रुकाव होता है, जो ठहराव होता है, वो बहुत ही कम होता है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर कितना पानी आ रहा है, कितना पानी उड़कर जा रहा है, उसमें हमें एक फेवरेबल बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। पानी कितना आया, कितना उड़कर गया। 1 रुपया आ रहा है, 50 पैसे खर्च होंगे, सर्वाइवल होगा। पानी कम आया प्लांट के अंदर, ट्रांसपायरेशन से ज़्यादा उड़ गया, तो वो बैलेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि प्लांट है वो सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक फेवरेबल बैलेंस जो प्लांट के लिए अनुकूल हो, ऐसा बैलेंस हम लोगों को बना के रखना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाई और ज़रूरत से ज़्यादा पानी पौधे से निकल कर जा रहा है, तो प्लांट का ये रिलेशन या जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और प्लांट है वो स्ट्रेस में चला जाएगा। जब पौधे के अंदर पानी ही नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से प्लांट है वो ड्राई होने लग जाएगा, और आगे चलकर प्लांट ख़त्म भी हो सकता है। इसलिए एक फेवरेबल बैलेंस अगर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपायरेशन में रहेगा, तो निश्चित रूप से ये प्लांट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर ये फ़ायदेमंद बैलेंस फेवरेबल है, तभी उसका सर्वाइवल होगा, अन्यथा सर्वाइवल है वो नहीं हो पाएगा। और जब प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, पानी की कमी के कारण से या किसी और के कारण से, फिलहाल हम पानी के लॉस की बात कर रहे हैं, प्लांट स्ट्रेस में चला गया, और स्ट्रेस में जाने के बाद प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो प्लांट है वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता है, और उसके लिए प्लांट की जो जड़ है, उसको प्लांट को एब्जॉर्ब करने के लिए अपना एरिया है वो बढ़ाना पड़ता है, और वाटर लॉस को कम करना पड़ता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं, प्लांट के अंदर अडेप्टेशंस डेवलप करने पड़ते हैं, और एक ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसके माध्यम से अडेप्टिव फीचर्स डेवलप हो, और कम पानी है वो ट्रांसपायर होकर पौधे के बाहर निकले। इसलिए नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आएगा वो यही आएगा, मैकेनिज्म्स ऑफ ड्राउट रेजिस्टेंस। जो सूखे के प्रति प्रतिरोधकता है, उसकी कौन सी क्रियाविधि है जिसके द्वारा प्लांट है वो इस प्रकार की सिचुएशंस अपने अंदर डेवलप कर लेता है। निश्चित रूप से हम जानते हैं इस प्रकार की जो मैकेनिज्म है वो सभी पौधों में एक जैसी नहीं होती है, भले ही वो सारे के सारे एक वातावरण में ग्रो कर रहे हो। यहाँ पर अक्सर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्लास के अंदर आप 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है, क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स एक जैसा गेन करते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक स्टूडेंट अपने अपने अकॉर्डिंग उस टॉपिक को ग्रहण करते हैं, और जब उसी टॉपिक को एग्जाम्स में लिख कर आते हैं तो अपने अपने अकॉर्डिंग लिख के आते हैं। सभी स्टूडेंट्स का आंसर है वो एक जैसा नहीं हो सकता। सबको एक जैसा वातावरण, क्लास का एक जैसा वातावरण मिल रहा है, उसके बावजूद भी ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो प्रत्येक स्टूडेंट की अलग अलग होती है, और अलग अलग होने के कारण से इस प्रकार की सिचुएशंस है वो होती है। और जैसा कि यहीं पर यही लिखा हुआ है कि सभी पौधों के अंदर ये कंडीशंस है वो अलग अलग होती है, सिमिलर नहीं होती है, भले ही वो इन्वायरमेंट है वो एक जैसा हो, और प्रत्येक स्पीसीज के अंदर अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो जो ड्राउट है उसके प्रति रेजिस्टेंस है वो शो कर पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है, खुद की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और जब इस तरह की परिस्थितियां होती है, तो वहाँ पर जिस पर्टिकुलर टाइप की वेजिटेशन का नाम हमारे सामने निकल कर आता है, कितनी सारी इस तरह की जो परिस्थितियां होगी, वहाँ पर कौन से टाइप के प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, निश्चित रूप से हमारे सामने एक ही नाम आता है, और वो नाम है जीरोफाइट्स। तो आज का जो हमारा हीरो है वो जीरोफाइट्स है, क्योंकि इन सब परिस्थितियों में केवल जीरोफाइट्स ही हैं जो अपने आप को इन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, और अपने आप स्थापित कर कर ये शो कर सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। और हमारे रेगिस्तान का जो वेजिटेशन का जो मेन कवर है वो इन्हीं जीरोफाइट्स के माध्यम से डेवलप होकर हमारे सामने आता है। डियर स्टूडेंट्स,
अब टॉपिक जो हमारे सामने आया है वो जीरोफाइट्स है, और जीरोफाइट्स को हम आगे लेकर चलेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। अब तक जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा है, पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने देखा है, हमने बैलेंस के बारे में देखा है कि कितना पानी आ रहा और कितना पानी उड़ के जा रहा है। एक फेवरेबल बैलेंस होगा, परिस्थितियाँ नॉर्मल रहेगी। अगर बैलेंस नेगेटिव हो गया है तो कंडीशन है वो नेगेटिव हो जाएगी, फेवरेबल बैलेंस है वो हमारे सामने नहीं रह पाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और जो यहाँ पर पढ़ी है, सभी पौधों के अंदर ये मैकेनिज्म है वो अलग अलग तरह की होती है। भले ही वो सारे के सारे एक सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो कर रहे हो, और जो लास्ट में बात निकल कर आई है हमारे सामने कि इन सब परिस्थितियों के अंदर जो प्लांट सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करते हैं उनको हम जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ये था वाटर इकोनॉमी का आपका पहला वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर यह वीडियो देखने के पश्चात निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ पर डालें वो डायरेक्ट आपके पास में पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।